बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास ये लेक्चर नंबर 3 है। और यकीनन आप देख रहे हैं कि ये लेक्चर नंबर 3 जो है वो चैप्टर नंबर 18 के जो न्यूमेरिकल है उसको हम हल करना चाह रहे हैं। तो चैप्टर नंबर 18 का ये लेक्चर नंबर 3 है। और इस लेक्चर नंबर 3 में जो सवाल आज आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है वो बेसिकली 2003 में आ चुका है। नहायत सिंपल सवाल है, मैं इस पे ज़्यादा टाइम नहीं सर्व करूँगा। मैं बस शॉर्टली आपको बताऊँगा और आप लोगों ने इस सवाल को खुद करना है, ठीक है। सवाल में कहना चाह रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम में ट्रांजिशन यानी एनर्जी रिलीज़ करता है जब वो ऑर्बिट नंबर 2 से ग्राउंड यानी N1 में आता है। तो आप बताइए कि उसने कितनी वेवलेंथ रेडिएट की। सिंपल बात है ये। अगर मैं हाइड्रोजन का इंटरनल स्ट्रक्चर बनाऊं और 1 2 3 4 5 ऑर्बिट नंबर है, तो आपसे सवाल करना चाह रहे हैं कि अगर एक इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑर्बिट से पहले ऑर्बिट में आएगा तो जो एनर्जी रिलीज़ करेगा वो मालूम करें। मेरा ख्याल में इससे पहले हमने ये सवाल किया है और इसी को हमने नाम दिया था लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, क्योंकि सेकंड से वन में जो एनर्जी रिलीज़ करेगा वो एनर्जी कम से कम होगी और उसकी जो वेवलेंथ वो ज़्यादा से ज़्यादा होगी। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर जब आप डेटा बनाएंगे तो डेटा में आपने N1 को रखना है 1 और N2 को रखना है 2। रेडबर्ग कांस्टेंट यकीनन मेरे सारे बच्चे जानते हैं, फिक्स वैल्यू है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बोर्ड के पेपर में दिया जाता है। लिम्डा एल बेसिकली मालूम करना है, लेकिन उसने ये लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का नाम नहीं लिया। उसने सिंपल कहा बस आप वेवलेंथ मालूम करें, और इस वेवलेंथ का ताल्लुक अल्ट्रा रीजन से है, इसलिए उसने उनको मेंशन किया है। चले जी देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहले हम करना ये चाहते हैं कि हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो जो फार्मूला इस्तेमाल करेंगे वो है 1/λ रेडबर्ग कांस्टेंट 1/n1² 1/n2²। ठीक हो गया। 1/λ बराबर 1.097 एक्सपोनेंट 7 और 1/n1²। तो 1 का 1 स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1/n2², 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ठीक है, मैंने एक स्टेप दरमियान में कम किया। 1/λ बराबर है 1.097 एक्सपोनेंट 7 और मल्टीप्लाई का तरीका 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया, फिर 4 को इस 1 से किया और इस 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया। दरमियान में जो सिंबल होगा वो लगाइए। आइए अब ज़रा इसको थोड़ा सा आगे लेके जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों। देखिए, अगर मैं इसको चलो एक स्टेप में इसको कर लेता हूँ। 1/λ बराबर 1.097 एक्सपोनेंट 7। 4 से एक जाएगा तो आएगा 3 डिवाइडेड बाई नीचे 4 आपको मिला। अच्छा जी देखिए, अगर मैं लिम्डा मालूम करना चाहता हूँ तो मैं इसको उल्टा कर दूंगा, तो इसको भी उल्टा करना पड़ेगा। चलिए जी, जब मैंने उल्टा किया तो मुझे मिला ये, एंड दिस इज कॉल्ड द वेवलेंथ रेडिएटेड बाय द हाइड्रोजन एटम व्हेन द इलेक्ट्रॉन फॉल्स फ्रॉम सेकंड टू द फर्स्ट या टू द ग्राउंड ऑर्बिट। ठीक है जी, इसने मेंशन भी किया है। एंड एट दैट टाइम इट विल रेडिएट द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। ठीक है जी, वो कौन सी वेवलेंथ? लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। लेकिन उसने नहीं बोला तो हमने भी उसको मेंशन नहीं किया। ठीक है जी, आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, लेक्चर नंबर 3 में। चलो जी, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है वो बेसिकली पास पेपर में आ चुका है और ये आपके बुक में भी है। यकीनन ये आपके बुक का क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है जी, तो इम्पॉर्टेंट है। उसकी वजह ये है कि जो मैंने पहले लेक्चर में यानी लेक्चर नंबर 2 में जो आपको मैंने दो तरीके सिखाए थे, बाइंडिंग एनर्जी मालूम करने के जो दो तरीके बताए थे कि एक तो बाइंडिंग एनर्जी गिवन होती है खुद ब खुद और एक आपको मालूम करनी पड़ती है, और दोनों का काम सिर्फ और सिर्फ क्वांटम नंबर को मालूम करना होता है। ठीक है जी, तो ये सवाल दरअसल दोनों पे मुश्तमिल है और इस सवाल को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सवाल को समझ जाएंगे
तो आप आसानी से इसको हल कर सकते हैं। देखें, कहते हैं कि इन द हाइड्रोजन एटम इन इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस ट्रांजिशन फ्रॉम द स्टेट हुज बाइंडिंग एनर्जी इज 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू द स्टेट हुज एक्साइटेशन एनर्जी इज 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फाइंड द क्वांटम नंबर एंड वेवलेंथ रेडिएटेड। आप इस सवाल को अगर आप समझना चाहें तो आपको डायग्राम का सहारा लेना पड़ेगा। डायग्राम का सहारा लिए बगैर आप हल नहीं कर सकते। तो चलिए जी, डायग्राम का सहारा लेते हैं। आपके सामने मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ और वो डायग्राम यकीनन आसान डायग्राम नहीं है, बनाने में नहीं, समझने में। क्योंकि मुझे पता नहीं है तो मैं सपोजिशन करूँगा। हो सकता है जहाँ जहाँ मैं सपोज करूँ वो आखिर में मैं करेक्ट करूँ, क्योंकि जो मेरे पास n की वैल्यू निकलेगी तो हो सकता है यहाँ से मैंने मार्किंग किसी और पे की हो। तो आप तवज्जो के साथ देखिए। सवाल है, इन द हाइड्रोजन एटम इन इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस ट्रांजिशन फ्रॉम द स्टेट हुज बाइंडिंग एनर्जी इज 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मेरे पास ये है 1 2 3 4 और 5। कहते हैं कि हाइड्रोजन एटम में एक इलेक्ट्रॉन नीचे चला जाता है, एनर्जी रिलीज कर देता है। कहाँ रिलीज करता है? कहते हैं जिस ऑर्बिट से वो जाके रिलीज करता है उस ऑर्बिट की बाइंडिंग एनर्जी ये है। तो मैंने फर्ज किया कि यार ये है वो 5 जहां इसकी बाइंडिंग एनर्जी इतनी है। देखिए ये मैं सपोज कर रहा हूं, मैंने n की जगह 5 लगा दिया क्योंकि मैं बात कर रहा हूं 5th ऑर्बिट की, ठीक है। लेकिन मुझे तो उसने ये नहीं बोला ये 5 है, ये तो मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ। हो सकता है मैंने ये 6 में लिखा हो सकता है ये वैल्यू मैंने 3rd में लिखा हो। यही वजह है कि यहाँ पर आपको n ही लगाना पड़ेगा और इस बाइंडिंग एनर्जी से आप फौरन ही क्या मालूम करें, आप इसका क्वांटम नंबर मालूम करें, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम En माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपान एन स्क्वायर यहाँ लाइए, माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और En नीचे लाइए, माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाई En कितना है 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट और माइनस माइनस खत्म हो गया, एन स्क्वायर। जब आप 13.6 करेंगे तो आएगा 25, और जब आप रूट लेंगे तो रूट आएगा इसका 5। इसका मतलब है मैंने जो सपोजिशन की थी वो सही है। और ये इस वक्त कहाँ पर है? ये इलेक्ट्रॉन है 5वें ऑर्बिट में। एंड द हाइड्रोजन एटम एन इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस ट्रांजिशन फ्रॉम द स्टेट हुज बाइंडिंग एनर्जी इज 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इट मीन्स ये जो बाइंडिंग एनर्जी रखने वाला ऑर्बिट है वो है 5। अब यहाँ से किस्सा शुरू करते हैं। कहते हैं टू द स्टेट हुज एक्साइटेशन एनर्जी इज 10.2। कह रहे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से नीचे जाता है, ये इलेक्ट्रॉन नीचे जाता है यहाँ से, और कहते हैं ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है? ये उस ऑर्बिट में जाता है जहाँ की एक्साइटेशन एनर्जी डेल्टा ई जो है वो हो 10.2। यानी इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला गया किसी ऐसे ऑर्बिट में जहाँ तक इलेक्ट्रॉन ग्राउंड से पहुँचने में जो एनर्जी उसको दरकार होती है वो है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सवाल समझ में आया कि नहीं? दोबारा एक दफ़ा देखिए। इन अ हाइड्रोजन एटम an electron experience transition from the state whose binding energy is 0.54 electron volt to the state, यानी एक और स्टेट को चला जाता है whose excitation energy is। देखिए दोनों में फ़र्क आया ना। यहाँ ये जिससे जा रहा है उसकी बाइंडिंग एनर्जी गिवन है, और ये इलेक्ट्रॉन जहाँ चला गया वहाँ का बाइंडिंग नहीं, वहाँ की एक्साइटेशन एनर्जी क्या है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन ग्राउंड में हो और आपने उसको ग्राउंड में कोई एनर्जी दी और वो ऊपर उस ऑर्बिट तक पहुँचा,
तो you are given energy, the given energy is called excitation energy and this is called the energy which is radiated. तो इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस होगा वही एनर्जी रिलीज करेगा। इसी तरह ये यहाँ पर आएगा तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा उतनी ही एनर्जी आप प्रोवाइड करेंगे। यहाँ रेडिएट होगा, यहाँ पर आप एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। ठीक हो गया। लिहाजा हमें एक स्टेप तो मालूम हुआ कि जब बाइंडिंग एनर्जी गिवन हो तो उस वक्त हम उसकी क्वांटम नंबर मालूम कर सकते हैं एंड दैट इज़ 5। वो हमें 5 मिला। लेकिन अब दूसरा हमें चाहिए, तो दूसरे के लिए उन्होंने हमें क्या हेल्प दी? उसने कहा भाई जो जहाँ पर ये गया है ना वहाँ की एक्साइटेशन एनर्जी यानी ग्राउंड से जो एनर्जी दी हुई है वो मालूम है। लिहाजा इस एक्साइटेशन एनर्जी से हम यहाँ का बाइंडिंग एनर्जी मालूम करते हैं और फिर यही बाइंडिंग एनर्जी को इस फार्मूले में लगाकर क्वांटम नंबर मालूम करेंगे। तो चलिए जी शुरू करें। देखिए डेल्टा ई बराबर है बाइंडिंग एनर्जी माइनस ई नाट। ई नाट इधर लाइए तो डेल्टा ई बराबर रहा डेल्टा ई के साथ इसको डायरेक्ट करें और ये रहा आपके पास ई है। अब ये है वो फार्मूला जिस फार्मूले से हमने अभी बाइंडिंग एनर्जी मालूम करनी है। सोचिए शुरू करें। ई एन बराबर है ई नाट डेल्टा ई। डेल्टा ई कितना दिया है 10.2 माइनस ई नाट 13.6। चलिए 6 से 2 जाएगा तो आएगा 4 पॉइंट अपनी जगह पर और 13 से 10 जाएगा तो आएगा 3 माइनस 3.4। दिस इज द बाइंडिंग एनर्जी। दिस इज द बाइंडिंग एनर्जी। जब बाइंडिंग एनर्जी मालूम हुआ तो फिर मेरे प्यारे बच्चों हम आसानी से फार्मूले से हम क्या मालूम कर सकते हैं? एन मालूम कर सकते हैं। तो चलिए जी अब एन मालूम करें। देखिए ई एन बराबर है माइनस 13.6 डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर। एन यहाँ लाइए बेटा, एन स्क्वायर बराबर है माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाई ई एन। ई एन यहाँ कितना है माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दोनों ख़त्म, ये दोनों ख़त्म। एन स्क्वायर बराबर रहा 4 या एन बराबर रहा 2। इसका मतलब ये है कि ये कौन सा ऑर्बिट है 2। इसका मतलब है ये कहाँ से कहाँ आया? ये 5 से 2 में आया है। जब ये 5 से 2 में आए हैं तो अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है इसकी वेवलेंथ मालूम करना। तो वेवलेंथ मालूम करने के लिए अब आपको वही पुराना वाला फार्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा। कौन सा फार्मूला है भाई? बताता हूँ। ये देखिए 1 ओवर लेमडा रेडबर्ग कांस्टेंट 1 ओवर एन 1 स्क्वायर 1 ओवर एन 2 स्क्वायर। रेडबर्ग कांस्टेंट तो यकीनन सब बच्चों को याद हो गया होगा। n1 स्क्वायर से मुराद लोवेस्ट विच इज़ 2 का स्क्वायर, जहाँ से वो आएगा वह है 5 का स्क्वायर। अब मैं क्या कर सकता हूँ? अब मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक हो गया बेटा। ये देखिए 1 ओवर लेमडा बराबर है 1.097 और ये 1 ओवर 4 1 ओवर 5 1.097। एलसीएम लिया 25 मल्टीप्लाई दिस बिकम 100 एंड दिस इज 25 माइनस 4। तरीका बताया मैंने बच्चों को। 1.097 होल पावर 7 और ये रहा 21 डिवाइडेड बाई 100। उल्टा करें इसको तो रेसिप्रोकल ले लें। रेसिप्रोकल ले लें। दिस इज लेमडा, तो ये रहा 100 डिवाइडेड बाई
21 1.097 and you will get the answer in meter। क्लियर होगी बात। तो देखिए हमने इसमें 3 फार्मूले इस्तेमाल किए। पहला तो सिंपल फार्मूला था कि जब बाइंडिंग एनर्जी गिवन हो तो हम उसका क्वांटम नंबर इस फार्मूले से मालूम करते हैं। दूसरा, जब एक्साइटेशन एनर्जी गिवन हो तो फिर हम इस फार्मूले से पहले हम बाइंडिंग एनर्जी मालूम करते हैं, फिर ये बाइंडिंग एनर्जी यहाँ पर लगाकर क्वांटम नंबर मालूम करते हैं। और तीसरा फार्मूला यकीनन आपको याद होगा और वो है रेडबर्ग कांस्टेंट रिलेटेड 1/n1² - 1/n2²। तो इसी तरह 3 फार्मूले इसमें इस्तेमाल हुए हैं और यकीनन इस वजह से ये सवाल ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे चलें। एक सवाल और आपको बता देता हूँ, फिर तकरीबन ये लेक्चर नंबर 3 भी मुकम्मल हो जाएगा और इससे रिलेटेड चैप्टर 18 में जितने भी सवाल इम्पॉर्टेंट हैं जो बोर्ड के लिहाज से हैं, जो बोर्ड में आ सकते हैं, आपके कंटेंट्स कोर्स के साथ उसका ताल्लुक़ है, तो तकरीबन सारे बच्चे कर सकते हैं चाहे वो डेटा चेंज करे। ठीक है जी, तो चले जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चलो जी, लास्ट लेक्चर नंबर 3 का लास्ट क्वेश्चन है ये, और इसमें आपको नज़र आ रहा है कि वो आपसे पूछना चाह रहे हैं कि आप लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ लेमन सीरीज़ का, बामर सीरीज़ का, पास्टन का, या जो सीरीज़ भी वो कहे आप मालूम करें। तो सबसे पहले मैं अपने प्यारे बच्चों को वो तरीका सिखा दूँ जिससे वो रट्टे से बच जाए, क्योंकि रट्टा लगाना परेशानी की बायस है। देखिए लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कब मिलता है और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कब मिलता है। देखिए अगर फर्ज करें एक इलेक्ट्रॉन करीब से आता है तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मिलेगा, और अगर वो इलेक्ट्रॉन दूर से आएगा तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मिलेगा। अब बच्चा कहेगा सर ये रट्टा लगाऊं, क्या करूं? तो मैं कहूँगा नहीं, अगर आपको फार्मूला याद हो एनर्जी का और वेवलेंथ का, तो उसमें रिलेशन है इनवर्सली। इस रिलेशन के थ्रू जो इलेक्ट्रॉन करीब से आएगा वो कम से कम एनर्जी रिलीज करेगा। एनर्जी कम से कम होगा तो वेवलेंथ ज़्यादा से ज़्यादा होगा, और जो इलेक्ट्रॉन सबसे दूर से आएगा वो सबसे ज़्यादा एनर्जी रिलीज करेगा। तो ई सबसे ज़्यादा होगा तो लिम्डा सबसे कम होगा। ये है बेसिक थीम शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट का। लिहाजा जब भी आप लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मालूम करते हैं तो आपको करीब वाले से आना पड़ेगा, और आप अगर शॉर्टेस्ट मालूम करना चाहते हैं वेवलेंथ तो आपको सबसे दूर, तो सबसे दूर क्या होता है? इन्फिनिटी, सबसे आखिर से आपको आना पड़ेगा। क्लियर होगी बात। तो ये है बेसिक जो शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ की कहानी। तो चलिए जी अब आते हैं ज़रा अपने पॉइंट की तरफ, और वो है मेरे पास द लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ द बामर सीरीज़। तो पहले हमें बामर सीरीज़ का मालूम होना चाहिए। बामर सीरीज़ क्या है? हम कहते हैं बामर में इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट में स्टे करेगा। तो इसका मतलब फिर ये हुआ कि अगर एक इलेक्ट्रॉन अगर तीसरे से दूसरे में आता है तो लिम्डा एल मिलेगा, और अगर इन्फिनिटी से आएगा तो लिम्डा एस मिलेगा। ये है कहानी जो आपको समझनी पड़ेगी। बामर में स्टे करता है सेकंड ऑर्बिट में, तो अगर दूसरे के करीब वाले से आएगा तो दूसरे का करीब वाला क्या है? वो है 3। तो अगर वो 3 से आएगा 2 में तो ये बन जाएगा आपके पास लॉन्गेस्ट, और अगर इस 2 में आएगा वो सबसे दूर जो कि इन्फिनिटी है तो आपको मिलेगा शॉर्टेस्ट। चले जी, सबसे पहले हम डेटा बनाते हैं। डेटा 2 बनेंगे। डेटा फॉर लॉन्गेस्ट के लिए
लॉन्गेस्ट के लिए n1 हो जाएगा 2 और n2 हो जाएगा 3। रेड बल्ब की वैल्यू वही रहेगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 97 एक्सपोनेंट 7 मीटर इनवर्स। और अगर आपसे कहें कि इसकी एनर्जी भी मालूम करें, यानी वेवलेंथ लॉन्गेस्ट होगा तो एनर्जी कम से कम होगी ना, मिनिमम एनर्जी होगी, तो ई यहाँ मिनिमम होगी। तो मिनिमम एनर्जी के लिए फिर आपको एच भी चाहिए, आ सकता है पेपर में, याद रखिए। और आपको सी भी मालूम होना चाहिए। फार्मूला बिल्कुल पुराना, डायग्राम मिटा देता हूँ मैं। फार्मूला बिल्कुल वही सिंपल वाला है जो आप बार बार कर रहे हैं, 1/λ RH 1/n1 स्क्वायर 1/n2 स्क्वायर, 1/λ L 1.07 एक्सपोनेंट 7 1/2 स्क्वायर 1/3 स्क्वायर, फिर 1/λ L 1.097 एक्सपोनेंट 7, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, तो 9 × 4 इज 36, 3 × 2 9, 9 × 1 9, 2 पावर 2 4, 4 × 1 4। ठीक है, ये वही पर तरीका है जो मैंने अभी सिखाया था शॉर्टकट में। ये रहा 5 डिवाइडेड बाई 36, इसको कर दीजिएगा उल्टा, जब आप इसको उल्टा करेंगे तो आपको मिलेगा लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। लैम्डा एल बराबर रहा, नीचे 36 से ये ऊपर चला जाएगा और वो 5 और ये दोनों नीचे आ जाएंगे, 5 मल्टीप्लाई बाई 1.097 एक्सपोनेंट 7। यहाँ से जो भी आंसर आएगा बेटा वो होगा मीटर में। अगर आपको इसी की एनर्जी चाहिए तो एनर्जी के लिए आपको मज़ीद परेशानी की ज़रूरत नहीं है, आप इसमें एनर्जी मालूम कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए ये जो एनर्जी होगी ये एनर्जी होगी मिनिमम, एच सी और लैम्डा एल। तो एच और सी, एच मालूम है, सी मालूम है, लैम्डा एल यहाँ से मालूम है, वैल्यू लगाएं और आंसर आ जाएगा। तो ये था मेरे पास लॉन्गेस्ट का। अब आते हैं हम ज़रा शॉर्टेस्ट की बात करते हैं। तो शॉर्टेस्ट में क्या होगा, शॉर्टेस्ट में फार्मूला यही इस्तेमाल होगा, लेकिन अब आपको इन्फिनिटी से उसको लाना पड़ेगा। तो देखिए 1/λ ऑफ एस बराबर रहा आर एच इंटू, आएगा तो 2 में, पर आएगा कहाँ से, इन्फिनिटी से। 1/∞ मीन 0, तो 1.097 एक्सपोनेंट 1/4 माइनस 0, 1/λ एस। अगर आप इसको उल्टा करेंगे तो लैम्डा एस बराबर हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 1.097 एक्सपोनेंट 7, ये रहा मीटर। अब अगर आपको इसके लिए मैक्सिमम एनर्जी चाहिए, क्योंकि वेवलेंथ शॉर्टेस्ट है तो एनर्जी मैक्सिमम रिलीज होगी, तो मैक्सिमम एनर्जी के लिए आपको फिर वही फार्मूला लगाना पड़ेगा, ई मैक्सिमम एच सी और लैम्डा एस। तो 6.63 एक्सपोनेंट माइनस 34 3 एक्सपोनेंट 8 डिवाइडेड बाई लैम्डा, विच इज़ यकीनन यहाँ से आपने इसको नोट किया होगा, जो भी आएगा दैट विल बी इन जूल्स, याद रखिए। अगर आप इसको फिर मज़ीद इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तब्दील करना चाहते हैं तो आपको 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर आप इसको मेगा में कन्वर्ट करना चाहें तो एक्सपोनेंट आपको 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, 6 से डिवाइड करना पड़ेगा, सॉरी। ठीक है, और इसी तरह ये पॉसिबल क्वेश्चंस थे जो चैप्टर नंबर 6 से 18 से उसका ताल्लुक़ है, और आपको 3 लेक्चर्स में मैंने कंप्लीट कर दिए सेकेंड ईयर में। ठीक है, चलिए जी मिलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेक्चर नंबर 4 में, और लेक्चर नंबर 4 में हम यकीनन चैप्टर नंबर 19 के न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफ़िज़।